और देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए साल में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। इंग्लिश में कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट टू इवेल्यूट द हेल्थ ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। यह बहुत अच्छा सवाल है और इससे एग्जाम में सवाल बनता है कि बताइए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये हर 6 महीना पर यानी कि साल में 2 बार ये रिपोर्ट आता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन सी संस्था जारी करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है। ठीक है, तो किस पे टिक लगाओगे, तो आरबीआई। अब ये क्या होता है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में जितने भी बैंक है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, और हमारा जो इकोनॉमी का हालात है उसके बारे में वो बयां करता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआई लोगों को बताती है, जनता को बताती है, सरकार को बताती है कि हमारी इकोनॉमी वर्तमान में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, हमारे बैंकिंग सिस्टम वर्तमान में कौन सा चैलेंजेस फेस कर रहा है और इस चैलेंज से हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे निपटेगा, आने वाले समय में हमारा बैंक कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करेगा, वर्तमान में हमारे बैंक में एनपीए की क्या स्थिति है, डिपॉजिट्स की क्या स्थिति है, लोन की क्या स्थिति है। समझ में आ गया। तो हमारे देश में जितने भी सरकारी और प्राइवेट बैंक है उनका सारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बयां करता है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो साल में 2 बार आता है। ठीक है ना, एक आपका जुलाई में आता है, एक आपका दिसंबर के बाद आएगा। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीना हो गया, तो अभी 6 महीने का रिपोर्ट आया है। फिर अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी तक अगला 6 महीने का आएगा। और ये रिपोर्ट बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बजट होता है। समझ में आ गया। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये साल में 2 बार जारी किया जाता है, 6 महीना पर। और 6 महीने का मतलब साल में 2 बार का मतलब बाई एनुअल का मतलब 2 बार। तो अब आइए इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये क्या है, तो ये साल में 2 बार जारी होता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको हर 6 महीने में एक बार जरूर जारी करती है। और ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है। ठीक है, हेल्थ चेकअप ये देश के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम जैसे बैंक, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड, उन सब का एक तरह का हेल्थ चेकअप है। तो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम, हमारे देश में एनबीएफसीज, इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या सुधार हुआ है, क्या क्या सुधार की जरूरत है, क्या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना डिपॉजिट आया, कितना लोन आया, कितना एनपीए हुआ है, वो सबको बयां करता है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई का। ठीक है, हां। अब ये रिपोर्ट सिर्फ आज की स्थिति नहीं बचाती, यह रिपोर्ट केवल आज की स्थिति नहीं बताती है, बल्कि आने वाले समय में कौन सा खतरा हो सकता है हमारे बैंक में, कौन सा रिस्क बढ़ सकता है हमारे बैंकों में, उसकी पहले से वो चेतावनी देता है आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। ओके, ठीक है सर। अब बात करते हैं इसके मेन जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बयां किया गया है वो आप देखो। सबसे पहले इस रिपोर्ट में क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बात किया गया है। क्रेडिट ग्रोथ कितना रहा है, 14.5%। क्रेडिट का मतलब होता है लोन लेने वालों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो इसका मतलब यह है कि पिछले साल के मुकाबले बैंकों से लोन लेने वालों की संख्या में 14.5% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जहां लोग पहले 100 लोग लोन लेते थे, अब 14 लोग और ज्यादा लोन ले रहे हैं। समझ में आया। तो 14.5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लोग और कंपनियां जमकर बैंक से लोन ले रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव न्यूज। दूसरा, ग्रॉस एनपीए के बारे में कहा गया है कि 1.8% रहा है ग्रॉस एनपीए, यानी कि सबसे अच्छी खबर है कि एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है कि बैंक जब किसी कस्टमर को लोन देती है या किसी कंपनी को लोन देती है और वो लोन का पैसा बैंक को 90 दिन से ज्यादा हो गया है, नहीं वसूल हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीए। कोई भी बैंक जब किसी कस्टमर को लोन देती है और वो लोन का पैसा बैंक को रिकवर नहीं होता है, तो आफ्टर 90 डेज वो क्या कहलाता है, एनपीए। ठीक है, तो एनपीए घटकर कितना हो चुका है, 1.8%, जो पिछले कई दशक में सबसे कम है। यानी कि लोग समय पर बैंक का लोन तो लेते हैं और समय पर चुका भी रहे हैं, इसलिए हमारा एनपीए घटकर मात्र 1.8% हो गया है। तीसरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, यानी कि कोई भी बैंक का एक साल में जो नेट प्रॉफिट आया
उसमें से वो जब टैक्स को घटा देता है, उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि सरकार ने जो एक साल में प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट, सरकार नहीं मतलब बैंकों ने जो एक साल में अपना नेट प्रॉफिट कमाया, मतलब एक साल में बैंक का जितना कमाई हुआ और एक साल में बैंक का जितना खर्चा हुआ, तो खर्चा को कमाई से माइनस कर दो तो क्या बन गया आपका नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट में से सरकार बैंकों ने सरकार को टैक्स दे दिया, तो बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टैक्स पे करने के बाद जो बैंक का प्रॉफिट बच रहा है सभी बैंकों का, वो 4.05 लाख करोड़, 4.05 लाख करोड़, यानी कि भारतीय बैंकों ने कुल मिलाकर 4.05 लाख करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट कमाया है टैक्स पे करने के बाद। यानी कि भारत में जितने भी सरकारी प्राइवेट बैंक है सब मिलाकर 4.05 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, यह बैंक का परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात करें तो वो 124.2% बढ़ा है, समझ में आ गया। और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है ना, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, इसमें 120.2.1% का इजाफा हुआ है। यानी कि नियम के मुताबिक बैंकों के पास कम से कम 100% कैश या फंड होना चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में वो तुरंत लोगों को पैसा लौटा सके। और भारत के बैंकों के पास ये 122% ज्यादा है, यानी कि बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है। हर तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए बैंक तैयार है, बैंक के पास बैकअप में बहुत पैसा है। ठीक है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। इन्फ्लेशन के बारे में आरबीआई ने कहा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कि करेंट फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो महंगाई दर है इकोनॉमी का, वो 5.1% रहने के संभावना इसी के आसपास। और गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या काफी बढ़ी है बैंकों में, यानी कि हमारा जो रिटेल सेक्टर है, यानी कि आम जनता जो बैंक से लोन ले रही है वो अपना गोल्ड ऑर्नामेंट वगैरह को गिरवी रखकर सबसे ज्यादा लोन ले रही है, गोल्ड लोन। ठीक है, अब लोन बढ़ने के पीछे की खास बातें यह है, इसमें यह बताया गया है कि अभी सरकारी बैंक सबसे आगे है, यानी कि इस बार लोन देने के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक से सबसे ज्यादा आगे निकल गया है। कहां जा रहा है ये पैसा, तो सबसे ज्यादा लोन रिटेल, जैसे दुकानदार लोग ले रहे हैं, रिटेलर्स लोग ले रहे हैं, सर्विस सेक्टर वाले ले रहे हैं, खेती बाड़ी करने वाले किसान लोग ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज ले रहे हैं, इन लोग सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं बैंक से। और लोन तो बढ़ रहा है, लेकिन आरबीआई ने बैंकों को यह भी चेतावनी दिया है कि बाबू रे, आंख बंद करके लोन मत बांटना, सबका सिविल स्कोर देख लेना, क्रेडिट हिस्ट्री देख लेना, तब लोन बांटना। क्योंकि अभी आरबीआई ने क्या कहा था कि किसी भी पर्सन का अगर मिनिमम सिविल स्कोर कितना से कम रहेगा कि उसको लोन नहीं मिलेगा, बताओ, बिना ऑप्शन का बताओ। आरबीआई ने कहा था कि हां, इतना से कम अगर किसी भी व्यक्ति का सिविल स्कोर रहेगा, हां 730 पढ़ाया था ना मैंने, 730 से कम रहेगा तो उसको किसी भी तरह का होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन मत देना। तो कम से कम 730 या उससे ज्यादा होना चाहिए कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, लोन का पैसा टाइम पर चुकाते हैं ईएमआई, तो बैंक आपको एक स्कोर देती है जिसको हम सिविल स्कोर कहते हैं। और सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। आप 900 के आसपास है तो आप बहुत अच्छे कस्टमर है, क्रेडिट वर्थनेस कस्टमर है, बैंक आपको आंख बंद करके भरोसा करके लोन देगी। लेकिन अगर आप 300 के आसपास है तब इसका मतलब आप जो है बैंक के नजर में सबसे बेकार कस्टमर है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत खराब है। ठीक है, अच्छा, आप साइबर रिस्क को लेकर बैंक ने क्या कहा अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, इसको लेकर खतरा का घंटी बताया है। आरबीआई ने कहा है कि जैसे जैसे बैंकिंग डिजिटल होता जा रहा है, खतरा भी बढ़ रहा है और थर्ड पार्टी पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, जिसको कम करना पड़ेगा। यानी कि बैंक आजकल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज के लिए वो बाहरी कंपनी पर निर्भर है। ठीक है, थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी पर निर्भर है। अगर उन कंपनियों पर किसी तरह का साइबर अटैक हुआ तो बैंकों का भी काम ठप हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए बैंकों को बोला है आरबीआई ने। और ग्राहकों के डेटा के चोरी होने और साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड, उसका खतरा लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई ने बैंकों को अपनी टेक्नोलॉजी मजबूत करने के लिए कहा है। तो ये याद रखिएगा, ये सब आरबीआई का आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया गया। अच्छा, भविष्य के लिए क्या रिस्क है, तो इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो आने वाले समय में देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट, यानी कि दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे, इजराइल, ईरान, अमेरिका, रशिया, ये सब जो आपस में लड़ते हैं, तो इन युद्ध के वजह से भी बहुत नुकसान होता है। कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे जाने मन।
तो वही होता है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान तो लड़ ही रहा है, उसके वजह से सप्लाई चेन बाधित होता है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब प्रभावित होता है, चीजें क्रूड ऑयल सब महंगी होने लगती है, तेल के दाम में उतार चढ़ाव होने की संभावना है अगर इसी तरह से ये लोग लड़ते रहे तो बार बार। और बिना कुछ गिरवी रखे दिए जाने वाले लोन जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन, ठीक है, इसका चलन बढ़ रहा है। तो कृपया अनसिक्योर लोन का मतलब क्या होता है, जब बैंक बिना गिरवी का किसी को लोन देती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिक्योर लोन। तो बैंक बोलती है कि आप बिना गिरवी का लोन दो चलेगा, लेकिन उसका सिविल स्कोर देख कर दो। बेवजह का अनाप शनाप किसी को भी आंख बंद करके अनसिक्योर लोन दे देते हो, नहीं रिकवर होता है तो तुम्हारा ही एनपीए बढ़ेगा, बैंक का ही रिस्क बढ़ेगा। और खराब मौसम के कारण खेती को नुकसान हो सकता है भविष्य में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो कंपनियां हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना और इसके दुरुपयोग का रिस्क बढ़ सकता है। मतलब एआई कंपनी में हमको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। तो इस तरह का चेतावनी भविष्य के लिए जारी किया है आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। और अभी नीति आयोग ने पहली बार एक रिपोर्ट भी जारी किया था जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, इन्वेस्टमेंट फ्रेडिलनेस इंडेक्स। और इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने में गुजरात आपका टॉप पर है, गुजरात इसमें टॉप पर है, मैंने कल आपको पढ़ाया था। यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अनुकूल जो राज्य बना है, जहां पर बिजनेस करना, वहां पर लाइसेंस लेके बिजनेस करना बहुत आसान है, जमीन जल्दी मिल जाता है, सरकारी दफ्तर में ज्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। तो बिजनेस करने को लेकर, इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा गुजरात सबसे टॉप पर है, ठीक है। इसको लेकर यह रिपोर्ट जारी किया गया था नीति आयोग ने, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है।